गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, सो बेटा, एक चीज डिस्कस करनी थी आपसे। डिस्कस तो नहीं, आपने तो नहीं कहा बोलना।
आई डोंट नो कि क्या मेंटेलिटी है आप लोगों की, या मतलब पता नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, थोड़े सीनियर हो, और काफी समझदार होगे। एंड सभी को नहीं मैं बोल रही हूँ, बट कुछ एक बच्चों ने ऐसा मे बी किया है दैट वो जो ईवीएस का पेपर आप लोगों ने सबमिट किया था, तो बहुत उसमें से फेक पेपर थे। तो क्या इसमें कुछ मजा आता है कि फेक आईडीज से पेपर सबमिट करना है या कुछ ऐसा? नो डाउट मुझे कोई ऐसा सच नहीं है, जितने मर्जी आप पेपर सबमिट करो, बट फिर भी फेक आईडीज देके फेक नेम लिखते हो अपना, मतलब अपना तो नहीं, कुछ भी लिखा हुआ है। एंड उसके थ्रू आप लोगों ने पेपर सबमिट किया हुआ है, दैट क्या है ये? मतलब मैं क्या इसको समझूं? बहुत अच्छी बात है ये, या बहुत समझदारी वाली बात है, या आई डोंट नो कि क्या इसमें आप लोगों का मोटिव था। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आगे आई थिंक लिंक्स शेयर कर देते हैं and लोगों को आई थिंक बोल देते हैं कि पेपर सबमिट करो। नहीं? तो जिसने भी ये किया है, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, बट लेकिन नो डाउट आप में से ही कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज आप सीनियर हो बेटा, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हो। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी जो हरकतें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, आप लोगों को थोड़ी सी सीनियरिटी दिखानी चाहिए। नो डाउट बहुत बच्चे होंगे भी समझदार, लेकिन कुछ हैं अभी भी जिनमें बहुत बचपना है। ठीक है, तो बचपना जो है या ऐसी चीजें हर जगह नहीं अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको, इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करो। एंड कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 बार 3 3 बार सबमिट किया हुआ था पेपर। तो बेटा एक बार में ही अगर आपको वहां पे लिखा आ जाता है दैट योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड, तो हो गया है। इसमें कोई मतलब 2 2 बार उसको सबमिट करने की कोई प्रॉब्लम, वो जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, अगर एक बार हो गया तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो आई होप आप आगे से इस चीज को ध्यान में रखोगे और ऐसा कुछ भी नहीं करोगे किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, सिर्फ मेरे नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ना ही करो तो ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, डेफिनेटली कोई भी एक सिंगल बच्चा भी नहीं है जो ऐसा ऐसा हरकत करता है। इसीलिए मैंने आपसे भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज मैंने अभी तक सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ ही डील किया है, तो आई थिंक वो अभी इमेच्योर होते हैं आफ्टर +2। लेकिन कोई भी एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं था जिन्होंने कुछ ऐसी हरकत की। उन्होंने भी एमएसटी लिए हैं, पिछले साल से देखते आ रहे हैं वो, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिबल बन के वो करते हैं, तो आई होप आप भी ऐसा ही करोगे आगे से। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड एक और चीज़, आपको मैं जो आपकी सेकंड असाइनमेंट है वो आज आपको सेंड कर दूंगी मैं। ठीक है, तो 3 to 4 क्वेश्चन होंगे, बस छोटी सी असाइनमेंट होगी। एंड आज डेट है आपके पास, डेट है आज 4 मई। सबमिशन डेट जो आपकी सबमिशन डेट होगी वो होगी नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब 11 मई। 1 वीक है पूरा आपके पास, सफिशेंट है। बस 3 to 4 क्वेश्चन होंगे उसमें से। एंड ज्यादा बड़े वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एंड मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ असाइनमेंट जो है वो 3 पेजेस में कंप्लीट कर देना। ठीक है, 3 पेजेस में, 3 या 4, बस इससे ज्यादा पेजेस नहीं लिखने आपने, उसमें कंप्लीट कर देना। एंड क्वेश्चंस भी इतने ही है, 3 to 4 क्वेश्चंस है बस। तो आज मैं दे दूंगी आपको, एंड 11 मई लास्ट सबमिशन डेट होगी। एंड चलो, सभी की तो नहीं आएगी, बट अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो 11 तक सबमिट करवा देंगे उनके मार्क्स अच्छे लग जाएंगे, जो उसके बाद आएगी जिसकी, उसके मार्क्स उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेटा, हाँ, हमने करना है आज डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज। दैट क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे होता है, उसकी कॉजेज क्या है, एंड उसके इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, सो वो हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अच्छा, मुझे ये कोई बता सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? एनीवन? हमने जो वर्ड है वेदर वो भी सुना हुआ है, एंड क्लाइमेट जो है वो भी सुना हुआ है हमने अच्छे से। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? नहीं? ओके, बोलना ही नहीं है। तो बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? दैट जब हम वेदर की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं दैट हमारा जो लोकल टेम्परेचर है, मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस भी एरिया में या जिस भी सिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ के टेम्परेचर में कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ओके। एंड वहाँ पे क्लाउड्स हैं कि नहीं है, फॉग है कि नहीं है। मतलब जब हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं ना अबाउट फॉग और रेन, और अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड और अदर कंडीशंस ऐसे ही जैसे होती है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आज या कम है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इनको हम वेदर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि दैट वेदर चेंज हो रहा है, आज बादल हैं कल नहीं थे, या कल हो जाएंगे, या बारिश होगी नहीं होगी। ओके। जैसे सर्दियों में फॉग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी हम स्मॉग भी देखते हैं बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ठीक है। तो इन ये सब चीज़ों को मिलके हम जो एक वर्ड बोलते हैं वो होता है वेदर, ठीक है। एंड ऐसे ही जो क्लाइमेट होता है ये बड़े लेवल पे है। जैसे वेदर मैंने बोला कि ये छोटे से लेवल पे है या लोकल लेवल पे हम इसकी बात करते हैं। एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होती है, या क्लाउड्स हैं या रेन है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। ऐसे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट बड़े लेवल का है। क्लाइमेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा लैंड सोर्स आ जाएगा, वाटर सोर्सेज आ जाएंगे, ओके। सोलर एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, विंड एनर्जी आ जाएगी, मतलब जो एनर्जीज हैं, मतलब ये जो क्लाइमेट है ये बड़े लेवल पे हो जाता है। तो जब इन चीजों में कुछ वेरिएशन आती है, हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनमें जब चेंज आता है, सोलर एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है या विंड एनर्जी, मतलब ये जो सोर्सेज है हमारे पास, तो उनमें जब चेंज आता है तो फिर हम बोलते हैं दैट क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा। ओके। डिफरेंस पता लगा थोड़ा सा कि दैट वेदर एंड क्लाइमेट में मेजर डिफरेंस क्या है? दैट वेदर छोटा सा एक छोटी सी स्टेटमेंट है, एंड छोटे से लेवल या छोटे से पोर्शन की हम बात करते हैं, छोटे से एरिया की बात करते हैं, और उसमें सिर्फ हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ आता है। क्लाइमेट में क्या आता है? क्लाइमेट्स में ये बड़े लेवल का है, एंड इसमें हमारे जो सोलर एनर्जी है, लैंड सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके। तो ये डिफरेंस मैंने बताया आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे, क्योंकि मेन टॉपिक ही हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही टॉपिक है हमारा, तो हमें देखना है कि क्लाइमेट चेंज होता कैसे है, क्या इसके रीजन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके पीछे, कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट के चेंज होने में, एंड उसके बाद ये चेंज जो आता है इसमें, उसका फिर देन क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो सब हमें अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़िए। इट इज अ चेंज विच इज attributed directly or indirectly to human activity, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन की, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट वो क्लाइमेट चेंज होगा। बट जरूरी नहीं है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ही आ सकता है। नेचुरल एक्टिविटीज
भी अगर नेचुरल एक्टिविटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को अगर आपने डिफाइन करना है या इसको समझना है, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि हमारे क्लाइमेट में कुछ भी अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दैट ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्लोबल एटमोसफेयर। कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, चाहे वो ह्यूमन ले लें हम, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटी ले रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो ग्लोबल एटमोसफेयर है पूरा का पूरा, उसकी कॉम्पोजिशन में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, एंड विच इज इन एडिशन टू नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड ओवर कंपैरेटिव टाइम पीरियड्स, और उसके कारण क्या हो कि हमारा जो नेचुरल क्लाइमेट है उसमें भी हमें बहुत सारे जो है चेंजेस जो है अगर देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सिंपल सी एग्जाम्पल आप सभी ने भी ऑब्जर्व की होगी, दैट कुछ सालों में, आई थिंक आप लोगों की एज अप्रोक्सीमेटली 18 19 20 के आसपास होगी, है ना? आप इतने होंगे, 19 20 के आसपास एज होगी आपकी। तो अगर आप कंपेयर करो पिछले कुछ, मतलब जो 10 साल पहले हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा था, एंड आप अभी वाला कंपेयर करो कि एट प्रेजेंट हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो आपको इसी में ही बहुत जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने में मिल जाएगा आपको। नहीं? अगर आप 10 साल पहले की बात करो तो हम बोल सकते हैं दैट जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो बहुत चेंजेस आए हैं उसमें। ठीक है, एंड अगर हम सिंपल टेम्परेचर की ही बात करें, इसमें से बाकी फैक्टर्स भी हैं चलो, अगर सिर्फ हम टेम्परेचर की ही बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 10 साल के कंपैरेटिवली, या 5 साल भी ले लो अगर आप, तो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो पहले से काफी रेज हुआ है। ठीक है ना, जो एवरेज टेम्परेचर है वो पहले से कुछ डिग्री से, 1 और 2 डिग्री से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, वो काफी रेज हुआ है। आपने ये खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। तो इस ये सब कुछ किस में आ जाता है? क्लाइमेट चेंज में आ जाता है। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारी की सारी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज, या हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या कुछ नेचुरल चेंजेस भी जो आते हैं उसके कारण भी हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, दैट कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें नेचुरल कॉजेज पढ़ेंगे कि नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ दैट वॉल्केनिक इरप्शंस। तो नो डाउट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक दैट इंडिया में वोल्केनोज हैं यहाँ पे, बट लेकिन बाकी कंट्रीज में कुछ ही कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। एंड आपको पता होगा कि वॉल्केनो क्या होता है, कि जब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसके अंदर से कितनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जो वहां से निकलती है, हीट निकलती है, लावा निकलता है, बहुत सारा, है ना? तो वो जो इतनी अमाउंट ऑफ हीट वहां से निकलेगी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, वो क्या करेगी अल्टीमेटली? वहां का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसको राइज करेगी, वो रेज करेगी। एंड अल्टीमेटली जब टेम्परेचर रेज होगा तो उसका इफेक्ट हर चीज पे पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट कॉज हमने यहाँ पे देखा है वॉल्केनिक इरप्शंस का। सेकंड है ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स आपको पता होगा दैट ये किसके कारण आते हैं? वेव्स जो आती हैं, ओशियन वेव्स जो है। बोलो बेटा। एक सेकंड।
हाँ जी, बोलो बेटा। ओशन करंट्स का क्या रोल है हमारे क्लाइमेट में, कोई बता सकता है? एनीवन? केशव, आप ही बता दो। नहीं। के हाँ जी। कॉन्टिन्यूस प्रिडिक्टेबल, मतलब के डायरेक्शन, हाँ जी। हाँ जी। लाइक डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, हम्म। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो ओके। ऐसे ही। ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, थैंक यू। ओशन ट्रेंड्स बेटा, इस हमारे क्लाइमेट में इनका क्या रोल है, दैट ये जो है एक तरह से ना एज ए कन्वेयर बेल्ट जो है उसकी तरह रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी नॉर्मल या टीवी में भी देखा होगा या ऐसे भी, दैट पानी जो है पहले एक बार आगे आता है, देन फिर से पीछे जाता है, फिर से आगे आएगा, फिर से पीछे जाएगा, है ना? तो ये इससे क्या होता है, ये जो करंट्स हैं आगे और पीछे जाने से क्या होता है, ये जो पानी है उसके टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं, ओशन करंट्स जो हैं। ठीक है, ये जो ओशियंस जो हैं इनके टेम्परेचर जो है रेगुलेट जो है वो इनकी वजह से ही होता है। अगर ये पानी जो है वो एक तरफ जाएगा, मान लो पानी जो है एक तरफ से वो वार्म वाटर को लेके जाएगा और जब वापस आएगा तो वो कोल्ड वाटर को लेके आएगा। तो ये रोल है ओशन करंट्स का इन अवर क्लाइमेट, टू बैलेंस द टू बैलेंस द टेम्परेचर। कि ऊपर से हमें पता है दैट सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, सन रेडिएशंस आ रहे हैं, ओशियंस के ऊपर पड़ रहे हैं, एंड आपने ये भी पढ़ा, ये भी सुना होगा दैट जो कोस्टल एरियाज हमारे होते हैं वहां पे सन की रेज बहुत डायरेक्टली पड़ती हैं। वहां पे सन की रेज का जो इफेक्ट है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ओशियन करंट्स क्या करते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं कि वो जो सन की जो रेडिएशंस है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन ना हो। ठीक है, वो हर तरफ जो है इक्वली जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सन रेडिएशंस की, एंड जो ओशियंस का टेम्परेचर जो है वो रहे, इक्वल रहे। ठीक है, ये रूल है ओशन करंट्स का, ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर। उसके बाद है अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस। जो हमारी अर्थ है आपको पता ही होगा दैट ऑर्बिट चेंज करती है वो। ठीक है, तो ऑर्बिट चेंज करने से क्या होता है, अगर ज्यादा टिल्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले समर्स आती हैं, या जो विंटर्स जब आती हैं तो बहुत लो टेम्परेचर वाली विंटर्स हम देखने में मिलते हैं। ऐसे ही अगर लेस टिल्ट हो, कम टिल्ट हो वो, फिर कूलर समर्स होती हैं एंड माइल्ड विंटर्स होती हैं। ठीक है, तो हम क्या अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, दैट वार्मर समर्स हैं एंड कोल्डर विंटर्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेचुरल कॉज ही है, बिकॉज हम अर्थ की ऑर्बिटल जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सारा का सारा जो चेंज है वो नेचुरल चेंज है ना, हम हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो नेचुरली हो रहा है। तो एक तो हमारे पास ये कॉज हो गया क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोलर वेरिएशंस। तो सोलर वेरिएशंस वही दैट वहां पे अगर, जैसे आपको पता है कि सोलर में एनर्जी किसके कारण है वहां पे सबसे ज्यादा? हाँ जी। हाइड्रोजन बहुत है वहां पे, हमें पता है। हाइड्रोजन हीलियम रिएक्शंस होते हैं वहां पे। तो अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस है दैट वो रेडिएशन उतने ही ज्यादा वहां से एमिट होंगे, टेम्परेचर उतना ही हम हमें ज्यादा मिलेगा वहां से। तो सोलर वेरिएशंस भी एक नेचुरल कॉज है हमारा क्लाइमेट चेंज में। तो नेक्स्ट हमने जो मेन कॉजेज पढ़ने हैं वो है ह्यूमन कॉजेज। सबसे ज्यादा जो है वो यही इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए गलत नहीं है कि हम उसके डेफिनेशन में सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन कॉजेज को ही डिस्कस करें, बट बिकॉज 100% ये नहीं होता, थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी, सॉरी, नेचुरल कॉजेज का भी उसमें रोल होता है, इसलिए हम उसको भी इंक्लूड करेंगे।
ह्यूमन कॉजेज तो बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट फर्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस। हम इन्वायरमेंट में कितनी ही सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है आजकल वो एमिट हो रही है ना। ग्रीन हाउस गैसेस पता है ना आप लोगों को। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जो कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारे टेम्परेचर का इन्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो CO2 है, सबसे मेजर सोर्स है ये हमारे इन्वायरमेंट की टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। सबसे ज्यादा इसका रोल है CO2 का, क्योंकि आपने अभी भी देख ही लिया होगा दैट डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, हम बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर अर्बनाइजेशन, फॉर मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जो वो ट्रीज हैं वो CO2 को अपने अंदर वो कर ही नहीं पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सारी की सारी CO2 हमारे इन्वायरमेंट में ही है, तो वो किस में रिजल्ट दे रही है, हमारे टेम्परेचर राइज में। ठीक है, वही नेक्स्ट आ गया, डिफॉरेस्टेशन आ गई, तो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कोल माइनिंग, ड्यूरिंग माइनिंग क्या होता है, वहां से भी बहुत सारी गैसेस जो है एमिट होती है, सिर्फ CO2 नहीं, मीथेन गैस और सल्फर गैस, बहुत सारी गैसेस जो है उस टाइम पे एमिट होती हैं। जो फोर्थ कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन कॉज का, मतलब ह्यूमन कॉजेस के अंदर अगर हमें डिस्कस करना है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता होगा हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी LPG नहीं है, वो अपने घरों में यही फॉसिल फ्यूल्स ही यूज कर रहे हैं बहुत सारे कामों के लिए। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल से भी बहुत सारे जो है हमें पता है कार्बन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां से, एंड सबसे हार्मफुल जो चीज निकलती है वो एरोसॉल्स, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे हवा में ही वो जो सस्पेंड हो जाते हैं, जिससे फिर हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को अस्थमा होता है उनके लिए वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ा आई थिंक जो है यहाँ पे कॉज, ह्यूमन कॉज के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी है। बहुत बड़े लेवल पे हम इसको यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। ठीक है, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घरों में ही यूज होता है इसका, इवन कि आपको पता होगा दैट बहुत सारे हमारे पास पावर प्लांट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी हम यही फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उनको चलाने में। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डैम्स से ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी को यूज करके। बहुत प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी CO2 एमिट होती है एंड एरोसोल्स एमिट होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वही बहुत बड़ी बड़ी जहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं उनमें हम ये गैसेस यूज करते हैं एंड फिर CO2 जो है वो एमिट होती है। आपने अभी देखा होगा अभी ये कोविड का जो ये जो सिनारियो चल रहा है अभी यहाँ पे, एक सेकेंड। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा होगा दैट ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उनकी बहुत ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है, एंड ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे ज्यादा किसके पास थी, हॉस्पिटल्स के पास नहीं थी इतनी सिलेंडर जितनी इंडस्ट्री के पास है। ठीक है, वो क्योंकि इंडस्ट्री में यूज होती है ऑक्सीजन जो है, वो बाद में अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होंगे वहां पे जो भी उन्होंने उसको यूज करना है उसके बाद वो क्या करेंगे, वो CO2 में ही कन्वर्ट होगी वो। और भी बहुत सारी गैसेस जो है एमिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है हमारे पास यहाँ पे होती है, आपने वो भी देखा होगा दैट आफ्टर कल्टीवेशन जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फार्म्स में आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं पोल्यूशन होता है, या वहाँ से जो गैसेस है वो एमिट होती हैं। तो ये सारे जो है कुछ कॉजेज हैं ह्यूमन कॉजेज जो कि किसमें इफेक्ट डालते हैं, क्लाइमेट के चेंज होने में इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह अब अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो वो भी तो हमारे ऊपर ऐसे इफेक्ट डालेगा,
ह्यूमन बींग्स के ऊपर और बाकी की जो लिविंग बींग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं और उनके ऊपर भी इफेक्ट डलेगा। ठीक है, तो वो भी जो है हमें नेक्स्ट अभी पढ़ना है। तो ये हमें रेशो बताई गई है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास होती है, एक मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी कितनी परसेंटेज है, कितनी एमिट होती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 64% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कर रही है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये अभी और गर्मियां आ गई हैं, ये और इंक्रीज होगा। उसके बाद मीथेन गैस, मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, ड्यूरिंग माइनिंग, माइनिंग जब करते हैं, किसी भी तरह की माइनिंग है, सिर्फ कोल माइनिंग में ही नहीं, तो वहां से मीथेन गैस निकलती है। तो ये सारी गैसेस जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसको, क्लाइमेट चेंज को। ओके, तो चलो ये तो आपको पता ही है दैट व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कोल माइनिंग तो पता ही है, कोल माइनिंग में आपको उसमें माइनिंग सब करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं। एग्रीकल्चर, बस वही यहाँ पे सब कुछ दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे परसेंटेज बताइए कि किस पोर्शन से या किस सेक्टर से कितना वो कौन सा सेक्टर कितना कॉज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। तो एग्रीकल्चर जो है वो आई थिंक यहाँ पे सबसे कम है, 43%। देन डिफोरेस्टेशन 14%, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग 24%। सबसे मेजर पोर्शन जो है वो कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स का। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स जो है इसकी बर्निंग ही सबसे ज्यादा मेजर रीजन है बिहाइंड क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ने हैं इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले हमने सारे कॉजेज पढ़े हैं कि क्या क्या रीजन थे क्लाइमेट चेंज होने के, और हमने उसमें नेचुरल कॉजेज भी पढ़े हैं एंड ह्यूमन कॉजेज भी पढ़े हैं हमने। ठीक है, कि जब नेचर चेंज होगा देन क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है इफेक्ट डालती है क्लाइमेट के चेंज पे। अब हमने पढ़ना है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो गया है तो अब हमारे नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, वेट करो। ओके, सो अब नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन सी लेवल। तो राइज इन सी लेवल क्यों होता है, सी लेवल्स जो है उसमें क्यों, उसके वाटर लेवल्स में जो है क्यों राइज हो रहा है डे बाय डे। तो वो भी आपको पता है दैट मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और उसका भी रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं या जो भी हमारे जो माउंटेन्स हैं जो कि कवर्ड, जो आइस के साथ कवर्ड हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएगी। और वो पानी कहाँ जाएगा, वो ओशियंस में ही जाएगा या सी लेवल, सी में जाएगा वो। तो उससे क्या होगा फिर, उसका जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट है हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल अक्रॉस द ग्लोब। हैवी रेनफॉल का कोई मुझे रीजन बता सकता है, दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या नेगेटिव वे है जो ये हैवी रेनफॉल जो है, बताइए।
बोलो बेटा। हैवी रेनफॉल को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या नेगेटिव होगा? ये बेटा हैवी रेनफॉल जो है ये भी एक क्लाइमेट चेंज का ही एक साइन है। ठीक है। अब रेनफॉल जो है वो हैवियर कब होगी, हम अब हमें पता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, हमारे अर्थ के जो जितने भी वाटर सोर्सेज है वो उतने ही ज्यादा इवेपोरेट होंगे। है ना, टेम्परेचर राइज होने से जो वाटर जो है वो उतना ही ज्यादा इवेपोरेट होगा। और जितना ज्यादा वाटर जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा वहां पे कंडेंस होगा।